साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी पोस्टमास्टर। अपना पहला काम शुरू करते ही पोस्टमास्टर को उलापुर गांव में आना पड़ा। गांव बहुत ही साधारण था। एक नील कोठी पास ही थी, इसलिए कोठी के मालिक ने बड़ी कोशिश सिफारिशें करके एक नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के लड़के हैं। जल की मछली को सूखी ज़मीन पर निकाल देने से जो हालत होती है, इस उजाड़ गांव में आकर पोस्टमास्टर की भी वही दशा हो गई। एक अकेले छप्पड़ के भीतर उनका दफ्तर था। पास ही एक कोई जमा हुआ तालाब और उसके चारों ओर झाड़ जंगल। कोठी के जो कर्मचारी थे, उनके पास फुर्सत नहीं थी और वे किसी भद्र पुरुष के साथ मिलने जुलने के योग्य भी नहीं थे। कलकत्ता जैसे बड़े शहर के लड़कों को अच्छी तरह घुलना मिलना नहीं आता। अनजान जगह जाने पर या तो वो उद्दंड हो जाते हैं या फिर संकोच में दब जाते हैं। इस कारण नए पोस्टमास्टर का स्थानीय लोगों के साथ मेल जोल नहीं हो पाया। हाथ में काम भी ज़्यादा नहीं था, फिर भी वो अकेला रहता। कभी कभी 2-4 कविताएं लिखने की कोशिश करता। उनमें कुछ ऐसे भाव व्यक्त करता जैसे सारा दिन पत्तों का कांपना और आकाश में बादलों को देखकर जीवन बड़े सुख से बीत रहा है। मगर भगवान जानते हैं कि अगर अरेबियन नाइट्स का कोई दैत्य आकर रातों रात इन पेड़ पौधों को काटकर पक्की सड़क बना दे और ऊंची इमारतें खड़ी करके बादलों को ओझल कर दे, तो इस शहरी अधमरे युवक को पुनर्जीवन मिल जाएगा। पोस्टमास्टर का वेतन बहुत मामूली था। खुद खाना पका कर खाना पड़ता था और गांव की एक अनाथ बालिका उनके कामकाज कर दिया करती थी। बदले में उसे थोड़ा खाना मिल जाता था। लड़की का नाम रतन था। उम्र कोई 12-13 साल। विवाह की कोई संभावना नहीं दिखती थी। शाम के समय जब गांव की गौशालाओं से धुएं के गुबार उड़ते, झाड़ियों में झिंगुर बोलते और दूर गांव में नशेड़ी कलाकार जोर जोर से खंजरी बजाकर गाना शुरू करते, तब अंधेरे बरामदे में बैठे पोस्टमास्टर का कभी हृदय भी घबराने लगता। कमरे के कोने में एक मध्यम सा दिया जलाकर वह पुकारते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इसी पुकार का इंतजार करती, पर एक आवाज में भीतर नहीं आती। क्या हुआ साहब, क्यों बुला रहे हैं? तू क्या कर रही है? अभी चूल्हा जलाने जाना है रसोई का। तेरी रसोई का काम बाद में होगा, अभी जरा तंबाकू बना के ला। जल्द ही दोनों गाल फुलाकर चीलम में फूंक मारते हुए रतन प्रवेश करते। हाथ से चीलम लेते हुए पोस्टमास्टर अचानक पूछते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद आती है? वह बहुत लंबी कहानी होती। कुछ याद था, कुछ नहीं। माँ से ज्यादा बाप उसे प्यार करते थे। पिता की थोड़ी बहुत याद थी। कड़ी मेहनत करके शाम को पिता घर लौटते थे। उन्हीं में से एक आध शाम उसकी यादों में साफ तस्वीर की तरह अंकित थी। इन बातों के बीच रतन धीरे धीरे पोस्टमास्टर के पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती। उसे याद आता कि उसका एक छोटा भाई भी था। बहुत पहले बारिश के एक दिन एक गड्ढे के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी टहनी को बंसी बजाकर मछली पकड़ने का झूठा खेल खेला था। कई बड़ी घटनाओं से ज्यादा उसे यही छोटी सी बात याद थी। इसी तरह बातचीत करते करते अक्सर काफी रात हो जाती। फिर आलस के कारण पोस्टमास्टर को खाना बनाने का मन नहीं करता। सुबह की बची सब्जी होती और रतन जल्दी से आग जलाकर कुछ रोटियां सेक लाती। उसी से दोनों का रात का भोजन चलता। किसी किसी शाम उस छप्पर के कोने में दफ्तर की लकड़ी की चौकी पर बैठकर पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात छेड़ देते थे। छोटा भाई, माँ और दीदी की बातें, परदेश में अकेले बैठे जिनके लिए उनका दिल तड़पता था, उनकी बातें। जो बातें हर समय मन में आती थी पर कर्मचारियों के सामने जाहिर नहीं की जा सकती थी, वही बातें एक अनपढ़ छोटी बच्ची से कह जाते और इसमें उन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बातचीत के दौरान वह बच्ची उसके घर वालों को माँ, दीदी और भैया कहकर ऐसे बुलाती जैसे वह उसके पुराने परिचित हो। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे से दिल में उनकी काल्पनिक मूर्तियाँ भी बना ली थी। एक दिन बरसात के मौसम में जब दोपहर को बादल छटे हुए थे और हल्की गर्म कोमल हवा चल रही थी, धूप में भीगी घास और पेड़ों से एक अजीब सी महक उठ रही थी। ऐसा लगता था
जैसे थकी हुई धरती की गर्म सांस शरीर को छू रही हो। कहीं कोई एक जिद्दी पक्षी अपने एक ही सुर की रट पूरी दोपहर प्रकृति के दरबार में करुण स्वर में दोहरा रहा था। पोस्टमास्टर के पास काम नहीं था। उस दिन बारिश से धुले हुए चिकने पत्तों की थिड़कन और पराजित वर्षा के अवशेष, धूप, सफेद बादलों की परतें वाकई देखने लायक थी। पोस्टमास्टर उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे। इस समय पास में कोई अपना होता, हृदय से लगा कोई स्नेहमयी मानव रूप। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा है और इस निर्जन पेड़ों की छाया में डूबी दोपहर के पत्तों की मरमराहट का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता और जान भी नहीं पाता, पर छोटे से गांव के कम वेतन वाले सब पोस्टमास्टर के मन में गहरी खामोश दोपहर की छुट्टियों में ऐसे भाव अक्सर पैदा होते हैं। पोस्टमास्टर ने एक लंबी आह भरी और पुकारा, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाकर कच्चे अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, साहब बुलाया? पोस्टमास्टर ने कहा, तुझे मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा। और पूरी दोपहर उसे लेकर आ सिखाते रहे। इस तरह बहुत कम समय में ही उसने कठिन अक्षर भी पार कर लिए। सावन के महीने में बारिश का कोई अंत न था। ताल तलैया सब पानी से भर गए। दिन रात मेढकों की आवाज़ और बारिश का शोर। गांव के रास्तों पर चलना लगभग बंद हो गया। बाजार जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता था। एक दिन सुबह से ही बहुत अंधेरा और बारिश थी। पोस्टमास्टर की छात्रा काफ़ी देर तक दरवाजे पर इंतज़ार करती रही, पर रोज़ की तरह पुकार न सुनकर वह खुद अपनी किताब पोटली लेकर धीरे से कमरे के अंदर गई। देखा कि पोस्टमास्टर अपने खाट पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर जाने ही वाली थी, तभी सुना, रतन। वह पलटकर तुरंत बोली, साहब सो रहे थे? पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देख तो मेरे माथे पर हाथ रखकर। इस नितांत एकाकी परदेश में घनघोर वर्षा के बीच बीमार शरीर को थोड़ी सेवा की चाह होती है। तपते माथे पर चूड़ियों वाले कोमल हाथों का स्पर्श याद आता है। इस कठिन प्रवास में रोग की यंत्रणा के समय स्नेहमयी नारी के रूप में माँ और दीदी पास बैठी है, ऐसी कल्पना करने का मन करता है। और यहाँ परदेसी की यह इच्छा अधूरी नहीं रही। बालिका रतन अब बालिका नहीं रही। उसी क्षण उसने माँ का स्थान ले लिया। वह वैद्य को बुला लाई, समय पर दवा खिलाई, रात भर सिरहाने जागती रही, खुद बीमारों का खाना बनाकर खिलाया और 100 बार पूछा, साहब अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? काफ़ी दिनों बाद पोस्टमास्टर बिस्तर से उठे। उनका शरीर अभी भी कमज़ोर था। उन्होंने मन में ठान लिया, अब और नहीं, यहाँ से किसी भी तरह तबादला कराना ही होगा। उन्होंने तुरंत कलकत्ता के अधिकारियों को तबादले के लिए अर्जी भेज दी। सेवा कार्य से छुट्टी पाकर रतन फिर से दरवाजे के पास अपने पुराने स्थान पर बैठ गई, लेकिन अब उसे पहले की तरह बुलावा नहीं आता था। वह कभी कभी झांक कर देखती, पोस्टमास्टर बहुत अनमने होकर कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। रतन जब बुलावे की उम्मीद में बैठी रहती, तब वे बेचैनी से अपने अर्जी के जवाब का इंतजार कर रहे होते। बालिका दरवाजे के बाहर बैठकर हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराती। उसे डर था जिस दिन अचानक बुलावा आएगा, कहीं उस दिन वह संयुक्त अक्षर भूल न जाए। आखिर एक हफ्ते बाद एक शाम उसे बुलावा मिला। उत्वेलित हृदय के साथ रतन ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा, साहब मुझे बुला रहे थे? रतन, कल ही मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो साहब? घर जा रहा हूँ। फिर कब आओगे? अब नहीं आऊँगा। रतन ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। पोस्टमास्टर ने खुद ही उसे बताया कि उसने तबादले के लिए अर्जी दी थी, जो नामंजूर हो गई, इसलिए वे काम छोड़कर जा रहा है। बहुत देर तक किसी ने कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमा कर जलता रहा और छत के जर्जर हिस्से से टप टप करके बारिश का बूंद गिरता रहा। थोड़ी देर बाद रतन धीरे से उठी और रसोई में रोटियां बनाने चली गई। रोज की तरह वह फुर्ती नहीं थी। शायद उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। जब पोस्टमास्टर का भोजन समाप्त हो गया, तब बालिका ने उनसे पूछा, साहब क्या मुझे अपने घर ले जाओगे?
पोस्टमास्टर ने हंस के कहा, ये कैसे हो सकता है? यह किन किन कारणों से असंभव है, यह उस बालिका को समझाना उसने ज़रूरी नहीं समझा। पूरी रात सोते और जागते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की वही हंसी और वही शब्द गूंज रहे थे। यह कैसे हो सकता है? सुबह उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने का पानी तैयार है। कलकत्ता की आदत के अनुसार वे खींचे हुए पानी से नहाते थे। वह कब निकलेंगे, रतन यह बात नहीं पूछ पाई थी, पर सुबह ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए रतन ने रात को ही नदी से उनके नहाने का पानी भरकर रख दिया था। स्नान के बाद रतन को बुलाया गया। रतन खामोशी से कमरे में आई और आदेश के इंतजार में एक बार चुपचाप मालिक के चेहरे की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो नए सज्जन आएंगे उनसे मैं कह जाऊंगा कि वह मेरी ही तरह तुम्हारा ख्याल रखे। मेरे जाने से तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये शब्द अत्यंत स्नेहमयी और दयालु हृदय से निकले थे, पर स्त्री मन को कौन समझाएगा। रतन ने बहुत दिनों तक मालिक की कई झिड़कियां खामोशी से सही थी, पर वह इन कोमल शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फफक फफक कर रो पड़ी और बोली, नहीं नहीं, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। वे हैरान रह गए। नए पोस्टमास्टर आए, उन्हें सारा चार्ज सौंपकर पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। जाते जाते रतन को बुलाकर कहा, रतन, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाया, आज जाते समय कुछ दे रहा हूँ। इससे तेरा कुछ दिन चल जाएगा। रास्ते के खर्च के अलावा अपने तनख्वाह के जितने भी पैसे बचे थे उन्होंने अपनी जेब से निकाले और रतन की ओर बढ़ाया। तब रतन धूल पर गिरकर उनके पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से दौड़ गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने एक लंबी सांस ली, हाथ में कालीन का बैग लटकाया, कंधे पर छाता रखा और कुली के सिर पर अपना टीन का बक्सा रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नाव पर चढ़े तो नाव चल पड़ी। वर्षा से उफनती हुई नदी धरती के बहते हुए आंसू की तरह चारों ओर छलकने लगी। तब उन्हें हृदय में एक गहरी वेदना महसूस हुई। एक साधारण ग्रामीण बालिका का करुण चेहरा जैसे पूरी दुनिया की एक अव्यक्त मर्म व्यथा को व्यक्त कर रहा हो। एक बार मन में तीव्र इच्छा हुई, लौट जाऊं, दुनिया से बिछड़ी इस अनाथ बच्ची को अपने साथ ले आऊं। लेकिन तब तक पाल में हवा लग चुकी थी। बारिश की धारा तेज थी। गांव पीछे छूट चुका था। शमशान घाट दिखाई देने लगा था। नदी की लहरों पर बहते हुए उस मुसाफिर के उदासीन हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। जीवन में ऐसे कितने ही विच्छेद है, कितनी ही मृत्यु है, लौट कर क्या फ़ायदा, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था। वह उस पोस्ट ऑफिस के घर के चारों ओर केवल आंसुओं में डूबी चक्कर काट रही थी। शायद उसके मन में एक क्षीण आशा थी कि साहब शायद लौट आए। हाय रे मानव हृदय, परदेसी रे ऐसे ना जाओ रे, और जाना हो मोहे संग ले जाओ रे, परदेसी रे।